व्हाट्सअप, वेलकम बैक। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप। तो बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप में आज हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे जो हमें याद रखने हैं, ऐसे की पॉइंट्स जो हमें हमेशा याद रखने हैं जब भी हम बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। अब क्वेश्चंस चाहे कितने भी मार्क्स के हों, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3, 4, 5 मार्क्स के, तो ये पॉइंट्स आपको हमेशा याद होने चाहिए और ये पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे एग्ज़ाम में, जिससे कि आपके क्वेश्चंस के गलत होने के चांसेस 0% हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कौन से हैं वो पॉइंट्स। लेट्स स्टार्ट। As per Partnership Act 1932, a minor partner can be exempted from sharing losses. तो कोई भी पार्टनरशिप फर्म है, वहाँ पर अगर प्रॉफिट हो रहा है तो माइनर उसमें शेयर लेगा, लेकिन अगर लॉस हो रहा है, पार्टनरशिप फर्म में लॉस हो रहा है, तो माइनर पार्टनर का उसमें कोई भी शेयर नहीं होगा। वो शेयर के लिए एग्जम्प्टेड मतलब कि उसका उसमें कोई शेयर नहीं होगा, कुछ भी उसको देना नहीं पड़ेगा माइनर पार्टनर को। ठीक है, नेक्स्ट है पार्टनरशिप मस्ट बी फॉर लीगल पर्पस। पार्टनरशिप लीगल पर्पस के लिए बनाई जानी चाहिए। इलीगल पर्पस के लिए अगर पार्टनरशिप बनाई जा रही है तो वो पार्टनरशिप फर्म नहीं होगी। लाइक स्मगलिंग के लिए अगर इकट्ठे हो रहे हैं 2-3 इंडिविजुअल्स और वो पार्टनरशिप बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं तो वो पार्टनरशिप फर्म नहीं मानी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट इज टोटली इग्नोर्ड बाय द पार्टनरशिप बिजनेस। तो वैसे ही हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पर वो बिजनेस क्रिएट होता है, मतलब कि वो बिजनेस हम ये अज्यूम करते हैं कि वो कंटिन्यू चलता रहेगा। लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस के केस में गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को इग्नोर किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ अकाउंटिंग वी यूज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। अगर हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो बिजनेस और जो उसके पार्टनर हैं, मतलब कि पार्टनरशिप फर्म एंड उसके जो पार्टनर्स हैं वो अलग अलग हैं। लेकिन अगर हम लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो पार्टनरशिप हैज़ नो सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, लॉ की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो पार्टनरशिप एंड पार्टनर्स दोनों सेम हैं, दोनों अलग अलग नहीं हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम अकाउंट्स में बात करते हैं तो दोनों अलग अलग हैं और उस ढंग से ही हम सारे अकाउंटिंग वर्क करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बिजनेस फर्म कैन नॉट फॉर्म पार्टनरशिप बिजनेस, ओनली पर्सन्स कैन फॉर्म सच बिजनेसेस। तो बिजनेस फर्म कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस क्रिएट नहीं कर सकती। कोई भी बिजनेस फर्म्स हैं, कोई भी बिजनेसेस हैं, वो पार्टनरशिप फर्म क्रिएट नहीं कर सकते हैं एक, लेकिन जो इंडिविजुअल पर्सन्स हैं वो इस तरह का बिजनेस पार्टनरशिप फर्म क्रिएट कर सकते हैं। पार्टनरशिप अराइजेज फ्रॉम एग्रीमेंट एंड नॉट फ्रॉम स्टेटस। तो पार्टनरशिप कैसे अराइज होती है? एक एग्रीमेंट बनाया जाता है, उसके थ्रू पार्टनरशिप फर्म क्रिएट होती है। लेकिन अगर बोलें कि स्टेटस के थ्रू क्रिएट हो रही है तो ये गलत बात है। स्टेटस मीन्स कि किसी लॉ के अकॉर्डिंग या फिर कोई इनहेरिटेंस है। लाइक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी मेंबर फैमिली में न्यू मेंबर आता है तो वो उसका पार्ट हो जाता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का। लेकिन पार्टनरशिप फर्म के केस में ऐसा नहीं है। एग्रीमेंट क्रिएट किया जाता है, म्यूचुअल एग्रीमेंट तैयार किया जाता है और उसके थ्रू फिर पार्टनरशिप फर्म या पार्टनरशिप बिजनेस क्रिएट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस इज नॉट कंपल्सरी एज पर लॉ पार्टनरशिप एक्ट। तो रजिस्ट्रेशन करवाना पार्टनरशिप फर्म का ज़रूरी नहीं है पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन मीन्स की डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो भी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा अमंग द पार्टनर्स, जो अकाउंट जिस अकाउंट में हम इस डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाएंगे उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन या डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट कहेंगे। ठीक है, और क्योंकि इसमें सारे रेवेन्यू नेचर के ही आइटम्स आएंगे तो ये एक नॉमिनल अकाउंट होगा। ठीक है, पार्टनर्स मेक म्यूचुअल एग्रीमेंट टू फॉर्म पार्टनरशिप। तो पार्टनर्स के बीच में आपस में बिल्कुल एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है, इसका आपस में मिलजुल कर एक एग्रीमेंट तैयार कर लिया जाता है और उसके थ्रू फिर पार्टनरशिप फर्म क्रिएट होती है।
इफ़ लॉस इनकर्ड इन बिजनेस देन डू नॉट प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जो भी प्रॉफिट आता है उसको किस तरह से अमंग द पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को जिस अकाउंट में हम शो करते हैं वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अगर हम बात करें कि लॉस हो रहा है, फर्म में लॉस हो रहा है, तो वहाँ तो कोई डिस्ट्रीब्यूशन होगी नहीं। तो डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, सैलरी नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पर कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ तो उसको उस टाइम फिर हमें P&L एप्रोप्रिएशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। और जो लॉस है, लॉस को अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के बीच में तो वो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इस लॉस को, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ गिवन विद द वर्ड पर एनम। अगर कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हो सकता है, और वहाँ पर रेट दिया है 10% पर एनम। तो पर एनम वर्ड अगर दिया है तो हमें टाइम फैक्टर को ध्यान में रखना है। टाइम फैक्टर मीन्स कि जैसे कि 1 ईयर एंड 2 मंथ साथ में दिए हैं तो हमें 2 मंथ का भी फिर हमें ध्यान रखना पड़ेगा, इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम निकालते थे तो उस टाइम फिर हम मंथ्स को भी ध्यान में रखते हैं जब हम एवरेज पीरियड निकालते हैं। तो अगर पर एनम वर्ड दिया होगा रेट के साथ तो हमें टाइम फैक्टर को कंसीडर करना है। जो भी टाइम होगा मतलब 1 ईयर से कम, वो 2 मंथ 3 मंथ 6 मंथ कितने भी हो सकते हैं। लेकिन अगर पर एनम वर्ड गिवन नहीं है तो फुल ईयर का ही कैलकुलेशन किया जाएगा, मतलब कि जो फुल ईयर है उसको ही कंसीडर किया जाएगा, और जो फ्रैक्शन में टाइम है, जो डेज में टाइम है या मंथ्स में टाइम है उसको इग्नोर करना है, ठीक है। इफ़ पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर का कमीशन और मैनेजर्स कमीशन गिवन, ऑलवेज चेक इफ़ कमीशन इज़ टू बी बिफोर और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो कभी भी अगर पार्टनर्स का कमीशन गिवन है या मैनेजर का कमीशन गिवन है, अगर आप उसको कैलकुलेट कर रहे हो, मान लो कि 10% रेट गिवन है, तो आपने ध्यान ये रखना है कि वो बिफोर चार्जिंग है या आफ्टर चार्जिंग है। ज़्यादातर मिस्टेक्स स्टूडेंट्स यहाँ पर कर देते हैं, बिफोर और आफ्टर का वो एग्ज़ाम में ध्यान नहीं रखते और मिस्टेक्स हो जाती है जिससे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो आपने हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो कमीशन गिवन है वो बिफोर है या आफ्टर है, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ कैपिटल गिवन इन द बैलेंस शीट। अगर कैपिटल बैलेंस शीट में गिवन है और हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करना है, तो अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज़ किया गया है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हमें पता है कि 2 अकाउंट क्रिएट होते हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल का और दूसरा करंट अकाउंट इसका क्रिएट होता है। तो यहाँ पर क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल अलग से ही दिखाई गई होगी, फिक्स्ड कैपिटल को जो ओपनिंग कैपिटल होगी वही क्लोजिंग कैपिटल होगी, तो यहाँ पर फिर हमें ओपनिंग कैपिटल अलग से फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो कैपिटल फिक्स्ड जो अकाउंट में फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में जो भी अमाउंट दी होगी उसी को हमने ओपनिंग कैपिटल मान लेना है। हाँ, इसमें चेंजेस हो सकते हैं। कहाँ चेंजेस हो सकते हैं? जब फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई होगी या फिर ड्राइंग कैपिटल के अगेंस्ट हुई होगी। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल अगर हुई है तो वहाँ पर फिर इसमें थोड़ा चेंज हो सकता है फिक्स्ड कैपिटल में। अदरवाइज जो फिक्स्ड कैपिटल फिक्स्ड अकाउंट में दी होगी वही ओपनिंग कैपिटल होगी। यहाँ पर अलग से ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर मान लो कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज़ किया जा रहा है तो वहाँ पर तो एक ही अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है और वहाँ पर फिर हमें ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और वो कैसे करते हैं? जैसे कि एंड की कैपिटल जो भी गिवन होती है, ठीक है, वो लेनी है, और जो आइटम्स पहले हमने माइनस की थी उसको प्लस करना है, जो प्लस की थी उनको माइनस करना है। तो ड्राइंग जब हमने अपना बैलेंस शीट बनाया होगा तो ड्राइंग को हमने माइनस किया था तो हम इसको फिर कर लेंगे ऐड, ठीक है। और क्योंकि प्रॉफिट को हमने किया होगा ऐड तो उसको कर देना है माइनस, ठीक है। तो इस तरह से हम ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हैं यहाँ पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में।
When pass rectifying journal entries check if capital fixed or fluctuating। तो जो एक रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्रीज हम पास करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट के लिए, तो उस टाइम हमें ध्यान देना है कि जो कैपिटल है वो फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है। अगर कैपिटल फिक्स्ड होगी तो सारी की सारी जो एंट्रीज हम पास कर रहे हैं वो करंट अकाउंट के थ्रू पास की जाएगी, और अगर मान लो फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही एंट्री पास हो जाएगी। जैसे कि मान लो मान लो कि फिक्स्ड मेथड यूज़ कर रहे हैं तो एंट्री बनेगी 20 करंट अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट। तो इस तरह से हम एंट्री पास करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट के लिए। तो अगर फिक्स्ड मेथड होगा तो करंट अकाउंट के थ्रू हमने एंट्री पास करनी है, और अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज़ होगा तो यहाँ करंट अकाउंट की जगह हम कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। यहाँ भी हम कैपिटल अकाउंट लिखेंगे अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड होगा, और अगर फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट के थ्रू एंट्रीज पास की जाएगी। नेक्स्ट है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। अगर ड्राइंग हो रही है और वो कहाँ से ड्राइंग की जा रही है, कैपिटल से, जो कैपिटल ऑनर ने लगाई थी उसमें से वो ड्रॉ कर रहा है, कुछ विड्रॉ कर रहा है, तो उसको कहेंगे ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। तो इट्स नॉट ट्रीटेड एज ड्राइंग। तो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल को हम ड्राइंग ट्रीट ही नहीं करते, ठीक है। सो नॉट अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो अगर ड्राइंग ही इसको नहीं मार रहे हैं हम, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि ये सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ही ये अफेक्ट करेगा, ड्राइंग अगर हम कैपिटल से कर रहे हैं। और वो कैसे होगा, मान लो कि कैपिटल है 1 लाख रुपए की, ठीक है, और उसमें से ड्राइंग की जा रही है 20,000 रुपये ड्राइंग कर ली गई है कैपिटल में से, तो उसको माइनस कर देंगे और 80,000 की कैपिटल अपने पास रह जाएगी, ठीक है। तो इस 80,000 के ऊपर फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जाएगा, ना कि 1 लाख के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पर फ़र्क पड़ेगा कि कैपिटल से जब ड्राइंग होगी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को वो अफेक्ट करेगी, ना कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को, ठीक है। आगे है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्राइंग हो रही है लेकिन प्रॉफिट से ड्राइंग की जा रही है। जो प्रॉफिट आया है, प्रॉफिट अर्न किया है बिजनेस फर्म ने, उससे ड्रॉ किया जा रहा है पैसा, तो ये अफेक्ट करेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को, क्योंकि इसको हम ड्राइंग मानेंगे और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी इससे फिर अफेक्ट होगा। आइटम्स नॉट शो इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, ये प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट भी हम इसको बोल सकते हैं। यानी कि जो भी प्रॉफिट फर्म में आता है उसको आगे फर्दर पार्टनर्स के बीच में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, ये हमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू पता चलता है। तो यहाँ पर सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ही आनी चाहिए। तो कुछ आइटम्स ऐसी हैं जो यहाँ पर नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स पजल हो जाते हैं कि वो एप्रोप्रिएशन में आनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में वो आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती हैं। और वो आइटम्स कौन कौन सी हैं, जैसे कि मैनेजर का कमीशन है, तो मैनेजर का कमीशन कहाँ आएगा, ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैनेजर का कमीशन आएगा, क्योंकि ये एक चार्ज है। चार्ज मीन्स कि ऐसे खर्चे जो कि पे करने ही होते हैं किसी भी बिजनेस को, चाहे फर्म में चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो, ये खर्चे ऐसे हैं जो कि हमें पे करने ही पड़ेंगे। तो ये जो मैनेजर का कमीशन है, चाहे फर्म में लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, ये खर्चा तो पड़ेगा ही पड़ेगा बिजनेस में। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, ये कोई एप्रोप्रिएशन नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है पार्टनर्स को, ठीक है। सैलरी टू मैनेजर, मैनेजर को सैलरी देनी है वो भी ज़रूरी है, ठीक है। तो वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। अगर सैलरी पार्टनर्स को दी जा रही है तब वो एप्रोप्रिएशन होगी। इसी तरह से अगर पार्टनर्स को कमीशन दिया जा रहा है तब वो एप्रोप्रिएशन में आएगा। लेकिन अगर मैनेजर की सैलरी है या एम्प्लॉयज़ की सैलरी है, कमीशन है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं और ये सारे चार्ज होते हैं, ये एप्रोप्रिएशन नहीं होते हैं। चार्ज जैसा कि मैंने बताया कि ये ज़रूरी होते हैं खर्चे देने के लिए, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा हो लॉस हो रहा हो, ये तो पेमेंट करनी ही पड़ेगी।
आगे है रेंट पेड टू पार्टनर। अब पार्टनर को रेंट दिया जा रहा है, ठीक है। रेंट कब दिया जाएगा? मान लो कि पार्टनर की कोई बिल्डिंग है और उसको यूज़ किया जा रहा है पार्टनरशिप फर्म के द्वारा, तो उस टाइम पार्टनर को रेंट दिया जा रहा है, तो ये एक रेंट उसका खर्चा माना जाएगा। बिजनेस के लिए एक खर्चा है जो कि देना ही पड़ेगा पार्टनरशिप फर्म को। तो रेंट अगर पार्टनर को दिया जा रहा है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। अगर सैलरी दी जा रही है, कमीशन दिया जा रहा है, तो वो तो प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूट होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है, वो तो प्रॉफिट में से, अगर प्रॉफिट होगा तो दिया जाएगा। और रेंट जो दिया जा रहा है पार्टनर को, वो तो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो तो देना ही पड़ेगा। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, ये भी चार्ज है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग कोई एक्सपेंसेस है या अक्रूवर्ड कोई इनकम है, ठीक है, ये सारे के सारे कहाँ आते हैं? पी एंड एल अकाउंट में ही इनको शो किया जाता है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये नहीं आएंगे। ये खर्चे हैं, ये अक्रूवर्ड इनकम्स हैं, तो ये हमें पी एंड एल में ही दिखानी पड़ेंगी। एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अब पार्टनर्स ने लोन दिया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया जा रहा है पार्टनर्स को, तो ये एक चार्ज है, ये एक ज़रूरी खर्चा है, ठीक है। ये कोई ऑप्शनल नहीं है कि अगर प्रॉफिट होगा तो दिया जाएगा, तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही दिखाया जाएगा। इसी तरह से अगर नेट लॉस आ रहा है तो नेट लॉस पी एंड एल में ही दिखाया जाता है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में लॉस को नहीं दिखाएंगे। एक्चुअली पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाते हैं। अगर प्रॉफिट हुआ ही नहीं है तो फिर लॉस को वहाँ पर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाने का कोई क्वेश्चन ही पैदा नहीं होता। नेक्स्ट है, इफ़ डेट ऑफ ड्राइंग इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। अगर ड्राइंग की कोई भी डेट गिवन ना हो क्वेश्चन में, कि ड्राइंग इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ हो रही है या मिडल ऑफ द मंथ हो रही है या एंड ऑफ द मंथ हो रही है, कुछ भी क्लियर नहीं किया गया है क्वेश्चन में, तो हमने उसको अज्यूम कर लेना। इट इज़ अज्यूम्ड ड्राइंग इज़ मेड इन द मिडल ऑफ द मंथ, कि वो मिडल ऑफ द मंथ ही हुई है और उसके अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेशन करनी है। लाइक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिर टोटल ड्राइंग रेट लगाना है और 6/12 करना है, तो ये 6 आ जाएगा। जब हम एवरेज पीरियड निकालेंगे तो ये 6 ही आ जाएगा, जब हम मिडल ऑफ मंथ के थ्रू अगर हम निकालेंगे एवरेज पीरियड, ठीक है। तो अगर कुछ भी क्लियर नहीं है तो हमने मिडल ऑफ द मंथ ही ड्राइंग को एज्यूम कर लेना है। If capital account shows debit balance, a partner will be a debtor instead of creditor. तो कैपिटल अकाउंट जब हम बनाते हैं तो उसको हम लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं बैलेंस शीट के। तो इट मीन्स कि जो कैपिटल है वो कौन सा अकाउंट होता है, मतलब कि जो ऑनर है जिसने कि कैपिटल लगाया है वो फर्म के लिए, वो बिजनेस के लिए क्या होता है? क्रेडिटर होता है, ठीक है। तभी उसको लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं। और अगर मान लो डेबिट बैलेंस हो गया, हमें पता है कि कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर मान लो डेबिट बैलेंस हो जाता है, कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो जाता है, तो उस टाइम क्या होगा कि पार्टनर्स जो होंगे उनको क्रेडिटर नहीं माना जाएगा बल्कि उनको डेटर माना जाएगा फर्म का, ठीक है। तो अगर कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा तो पार्टनर्स डेटर्स माने जाएंगे, ना कि क्रेडिटर्स माने जाएंगे। तो एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये आ सकता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो आपको हमेशा याद रखने हैं जब भी पार्टनरशिप से रिलेटेड आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे। तो आई होप आपको समझ आ गए होंगे सारे ये की पॉइंट्स। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड रैंकर्स कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक Promise that you'll never be alone.